सो हे एवरीवन, आज हम करेंगे टॉप 40 क्वेश्चंस और ये डी ट्रिपल एस बी का जो भी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। और इसमें मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ ये उन पेपर्स के हैं जो अभी डी ट्रिपल एस बी ने लेटेस्ट लिए हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। जो भी आपका पेपर है डी ट्रिपल एस बी पी आर टी का, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आप इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। और सेंटेंस है, आई विल जॉइन द टीम मीटिंग टुमारो एंड शेयर माई प्रोग्रेस अपडेट्स ही सेड। तो देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच का है। डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस है वो है आई विल जॉइन द मीटिंग टुमारो, ये वाला जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये जो हमारा क्वेश्चन है डायरेक्ट स्पीच का है। और अब जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो एक इंपॉर्टेंट रूल फॉलो करते हैं, और वो रूल क्या है, अगर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, जैसे कि यहाँ पे जो सेड है ये हमारी पास्ट टेंस में और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो फ्यूचर टेंस विल जो है ना वो चेंज होकर वुड बन जाता है। अब इसमें विल का है, तो देखो ये वाला जो है ये विल है, तो ये हमारा वुड में चेंज हो जाता है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तब। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए, उस एग्जाम्पल है हमारा ही सेड दैट ही वुड गो, आई विल गो का क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड गो। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा, अब हम ऑप्शन देखते हैं, ही सेड दैट ही मस्ट जॉइन द टीम मीटिंग टुमारो एंड शेयर हिज प्रोग्रेस अपडेट्स, ये वाला नहीं होगा। ही सेड दैट ही कैन, ये भी नहीं होगा। और ही कुड, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यानी कि 2 वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैंने बताया जो विल है वो वुड में चेंज हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 2, ही सेड दैट ही वुड जॉइन द टीम मीटिंग टुमारो एंड शेयर हिज प्रोग्रेस अपडेट्स। और इसके एक्सप्लेनेशन मैंने बता दी कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो जो फ्यूचर टेंस विल है ना वो चेंज हो जाता है हमारा किस में, वुड में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में, और हमारी पास्ट में थी क्या लिखा था वहाँ, सैड लिखा था है ना, तो इसलिए वो पास्ट में थी। तो एग्जाम्पल के लिए आई विल गो का हो जाएगा ही सेड ही वुड गो, तो देयरफॉर जो करेक्ट सेंटेंस है वो वुड जॉइन करेगा। देन क्वेश्चन 2, ये हमारा आर्टिकल के ऊपर है और आर्टिकल में मैंने बताया था बस साउंड देखो और डेफिनेट देखो और सुपरलेटिव देखो। तो यहाँ पे देखो बेस्ट है, बेस्ट क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसके साथ क्या आता है, द आता है। तो ए वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से एक हो सकता है, वो देखते हैं। ही चोज द बेस्ट सीट इन डैश हॉल, तो डैश जो है वो एक स्पेसिफिक जगह है और एक डेफिनेट है। स्पेसिफिक जगह के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं, तो ये फोर्थ वाला भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन 2 ही हमारा बचा है, द। दोनों जगह पे जो आर्टिकल है वो द ही आएगा। तो ऑप्शन 2, द एंड द बेस्ट सीट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक सीट, सो वी यूज द। और ये साथ साथ सुपरलेटिव है, तो बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव है और सुपरलेटिव के साथ भी हम द आर्टिकल ही यूज करते हैं। और हॉल जो है वो भी एक स्पेसिफिक लोकेशन है जो कि हमें सिचुएशन में पता है, देयरफॉर जो करेक्ट सेंटेंस है वो है ही चोज द बेस्ट सीट इन द हॉल। देन क्वेश्चन 3, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो इस क्वेश्चन में हमें एक्टिव से पैसिव में जाना है, और ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है ये एक्टिव वॉइस का है। जैसे द सीनियर मेंटेनेंस टेक्नीशियन हैड मेटिकुलसली रिपेयर्ड द सीवियरली मेल फंक्शनिंग एयर कंडीशनिंग यूनिट बिफोर द वेरी रेजिडेंट्स रिटर्न। तो इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। अब सबसे पहले आप ये देखो कि जो हमारा ये यहाँ टेंस है वो पास्ट परफेक्ट है। तो हेड देखो, हेड हेड मतलब हेड प्लस वी थ्री, हेड प्लस वी थ्री क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है ना। तो इसको हम, जो रूल है ये एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री रहता है, पर जब हम इसका पैसिव बनाते हैं ना तो पैसिव में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ हेड बीन आ जाता है, यानी जो हेड है यहाँ पे वो हेड बीन में कन्वर्ट होगा, उसके साथ साथ वी थ्री आ जाएगी, और वी थ्री हमारी ऑलरेडी भी पास्ट परफेक्ट में भी है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। हमें पैसिव बनाना तो ऑब्जेक्ट हेड बीन प्लस वी थ्री को देखना पड़ेगा। The severely malfunctioning air condition unit was meticulously repaired by the senior maintenance technicians before the residents returned। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। फिर जो सेकंड है, द सीवियरली मेल फंक्शनिंग एयर कंडीशनिंग यूनिट हैड बीन, तो देखो यहाँ पे हैड बीन हमारा आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया एयर कंडीशनिंग, यानी कि सीवियरली मेल फंक्शनिंग एयर कंडीशनिंग ये हमारा सब ऑब्जेक्ट हो गया और हेड बीन आ गया। अब हमें चाहिए वी थ्री, तो मेटिकुलस की जो वी थ्री होती है वो मेटिकुलसली होती है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि देखो इज मेटिकुलसली लिखा हुआ है और यहाँ पे हेड बीन की जगह हैज बीन, तो ये भी नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर 2 हमारा करेक्ट है। जो ओरिजिनल सेंटेंस था वो पास्ट परफेक्ट में था, पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस वी थ्री,
एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड और रिपेयर्ड, और पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेड बीन रिपेयर्ड, इसलिए जो करेक्ट पैसिव है वो होगा हेड बीन रिपेयर्ड। देन जो क्वेश्चन 4 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म। हमें इसका जो सेंटेंस दिया गया है इसका हमें करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म बतानी है। तो पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, सी कंप्लीट्स हर डेली वर्कआउट एंड फील्स प्राउड ऑफ हर कंसिस्टेंट डेडिकेशन एंड प्रोग्रेस। तो क्योंकि हमें जो पास्ट टेंस में इसको फॉर्म करना है तो हमें V2 देखनी होगी। V2 किस किस की देखनी होगी, एक तो कंप्लीट्स की और एक फील्स की, क्योंकि इनकी जब हम क्वेश्चन में V2 देखेंगे तो वही हमारा पास्ट टेंस वाला करेक्ट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है सी कंप्लीटेड, देखो V2 आ गया, हर डेली वर्कआउट एंड फेल्ट भी V2 है, ये भी आ गया, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है। अब बाकी के गलत क्यों है, तो इसमें सी कैन कंप्लीट मॉडल वर्ब हो गई, सी हैज ये भी नहीं होगा क्योंकि हैज क्या होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट होती है ना, सी विल कंप्लीट ये फ्यूचर है, तो ऑप्शन ए ही हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। जो सेंटेंस हमें पूरा पास्ट में टेंस बदलना पड़ेगा, कंप्लीट्स क्या है, प्रेजेंट है, फेस भी प्रेजेंट है, यानी V1 है ये, है ना, और पास्ट क्या है, ये V2 हो जाएगी, तो इसलिए हमारा यही करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। Then choose the most suitable one-word substitution. The people performing with their confident style and charming smiles made the event truly captivating. तो हमें बताना है जो परफॉर्मेंस होती है पूरे कॉन्फिडेंट स्टाइल के साथ और चार्मिंग स्माइल्स के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेट परफॉर्मर्स नहीं, आर्टिकुलेट तो मतलब जो अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाता है, जिसकी जो स्पीच है उसको समझना आसान हो जाता है। ऑस्टर ऑस्टर भी नहीं होगा, बोरिश भी नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। डेबोनियर परफॉर्मर्स, डेबोनियर का मतलब क्या होता है, डेबोनियर उसको बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है और जिसकी जो स्माइल है वो चार्मिंग रहती है, उसको हम बोलते हैं डेबोनियर। तो यहाँ पे डेबोनियर परफॉर्मर्स हो जाएगा, ऑप्शन 2 डेबोनियर परफॉर्मेंस। डेबोनियर का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश एंड चार्मिंग इन अपीयरेंस एंड बिहेवियर, सो द परफॉर्मर्स विद कॉन्फिडेंट स्टाइल एंड चार्मिंग स्माइल्स आर व्हाट, डेबोनियर परफॉर्मर्स। देन हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट का है, तो मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में भी कि जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनके पास हम उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, और वो 3 चीज़ें क्या होती है, सबसे पहले तो हम सेंटेंस देखते हैं, फिर उसके बाद जो सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट उसको जब हम पकड़ लेते हैं उसके बाद हम मेन वर्ब या जो एक्शन हो रहा होता है उसको पता करते हैं, फिर बाद में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शन ऐड होती है उसको देखते हैं। तो हमारे ये जो पहला ये और ये इस पे फिक्स्ड रहेगा। तो पहला है इट इज़ ऑब्वियस दैट, अब हमें ABCD में से एक चीज मतलब पता करना है, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, तो यह ऑब्वियस है, इट इज ऑब्वियस दैट। अब हम देखते हैं कौन सा फिट बैठ सकता है, ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स बोथ मेंटल एंड फिजिकल रेदर देन एनी सिंगल एलिमेंट मस्ट एंड नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ। तो देखो सबसे पहले हम ए को बिठा के देखते हैं, इट इज ऑब्वियस दैट अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, और ऐसे हमारे कौन कौन से हैं, 2 ऑप्शंस हैं। तो पहले जो 1 एंड 2 है इसको हम काट देते हैं, इन 2 को चेक करते हैं, पहले हम तीसरा चेक करते हैं क्योंकि तीसरा सही हुआ तो वही सही हो जाएगा, फिर चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इट इज ऑब्वियस दैट अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स बोथ मेंटल एंड फिजिकल, हाँ ये दोनों बैठ रहे हैं, यानी कि ए फिर बी फिर उसके बाद सी और डी में से फिजिकल, फिर फिजिकल के बाद कॉमा है, रेदर देन एनी सिंगल एलिमेंट मस्ट एंड नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ, तो यहाँ पे सी नहीं आएगा क्योंकि उसमें एडिशनल जानकारी नहीं है, एंड नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल के साथ मतलब जो बी है फैक्टर्स बोथ मेंटल एंड फिजिकल, उसी के आगे आइडिया को एक्सटेंड किया गया है ऑप्शन डी में, यानी कि जो दोनों फैक्टर्स हैं मेंटल और फिजिकल, और फिर उसके बाद बताया कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं, रेदर देन एनी सिंगल एलिमेंट मस्ट डिटरमाइन आवर ओवरऑल वेल बीइंग, तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहले ए फिर बी फिर डी फिर बाद में सी। तो ऑप्शन 3 ABDC हमारा बिल्कुल करेक्ट है, और करेक्ट जो सेंटेंस है वो ये है, आप पढ़ लेना, ठीक है। देन क्वेश्चन 7, द आर्टिस्ट डिस्क्राइब द इंस्पिरेशन बिहाइंड द पेंटिंग डैश कैप्टिवेटिंग एवरीवन विद द डेप्थ ऑफ इमोशन। तो इसको हम लॉजिक से ही सॉल्व करेंगे कि जो आर्टिस्ट है उसने डिस्क्राइब किया जो पेंटिंग उसने बनाई थी, और वो ऐसी पेंटिंग बनाई थी कि उसने सभी को कैप्टिवेट कर दिया, मतलब कि बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए वो लोग, और उसने भर दिया था, इमोशंस भर दिए थे, जब पेंटिंग को देख रहे थे ना लोग तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो आर्टिस्ट है उसने क्या किया होगा, क्या उसने जो पेंटिंग है वो मैकेनिकली बनाई होगी, नहीं, फॉर्मली नहीं, इंडिफरेंटली नहीं,
पैशनेटली, यही हमें यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड लग रहा है तो पैशनेटली ही होगा। तो ऑप्शन ए पैशनेटली। द फ्रेज कैप्टिवेटिंग एवरीवन विद द डेप्थ ऑफ इमोशन सजेस्ट स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब लोगों को देखकर, लोगों ने जब वो पेंटिंग देखी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। देयरफॉर द आर्टिस्ट डिस्क्राइब्ड इट पैशनेटली। देन ऑप्शन 8 फिर से हमारा रीअरेंजमेंट सेंटेंस है। तो इसमें जो सेगमेंट है एस, ये तो हमारा फिक्स्ड रहने वाला है, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एक्सपेंड्स, यही हमारा सब्जेक्ट है। तो अब हम इसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देख लिया है, और सब्जेक्ट हमारे क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। और अब इसकी वर्ब क्या है, वर्ब है एक्सपेंड, जो कि इसी के साथ लिखी है, इसलिए जो सेंटेंस है वो ऐसे ही शुरू होगा। फिर इसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि किस अब एक्सपेंड हो क्या रहा है। तो interdisciplinary research expands enriching understanding and fostering innovation rooted in values from multiple disciplines, thereby holistic rather than reductionist thinking, intellectual horizons by integrating methods, perspectives and। तो आप डी वाला देखो, क्या एक्सपेंड हो रहा है, इंटेलेक्चुअल हॉरिजन्स बाय इंटीग्रेटिंग मेथड्स, पर्सपेक्टिव एंड। तो जो इंटेलेक्चुअल हॉरिजॉन्स हैं वो इंटीग्रेट हो रहे हैं मेथड्स और पर्सपेक्टिव की वजह से। तो यहाँ पे हमारा डी ही एकदम करेक्ट बैठ जाएगा। तो और डी से हमारा एक ही ऑप्शन, अब बाकी सबको भी बिठा के देखते हैं, अगर वो भी फिट बैठ गए तो ये भी सही हो जाएगा। डी के बाद है बी, पर्सपेक्टिव्स एंड, हाँ वैल्यूज हो जाएगा, वैल्यूज फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स देयर बाय। फिर उसके बाद हमारा ए, देयर बाय एनरिचिंग अंडरस्टैंडिंग एंड फोस्टरिंग इनोवेशन रूटेड इन होलिस्टिक रेदर देन रिडक्शनिस्ट थिंकिंग। हाँ तो हमारे यही बैठ जाएगा डी बी ए सी, यही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 डी बी ए सी। और करेक्ट सेंटेंस जो है ये वो है, यहाँ पे आप लिखा है, आप इसको पढ़ लेना। देन विच एक्सप्रेशन डिनोट्स द फर्स्ट सेरेमोनियल स्पीच गिवन बाय समवन। तो ऐसे इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो डिनोट करता है कि किसी ने जब फर्स्ट सेरेमोनियल स्पीच दी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उस स्पीच को क्या प्रियम्बल एड्रेस बोलते हैं, नहीं बोलते। प्रिलिमिनरी डिस्कोर्स नहीं बोलते। इंट्रोडक्टरी एलोक्यूशन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं मेडन स्पीच। जो पहली पहली स्पीच होती है किसी के लाइफ की, उसको बोलते हैं मेडन स्पीच। तो मेडन स्पीच मीन्स द फर्स्ट फॉर्मल स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन स्पेशली इन पब्लिक और पार्लियामेंट। तो ए मेडन स्पीच किसको बोलते हैं, एक ऐसी पहली सबसे पहली फॉर्मल स्पीच होती है जो एक इंसान देता है, स्पेशली कब, या तो पब्लिक में या पार्लियामेंट में। 10 फिर से हमारा रीअरेंजमेंट वाला है। तो इसमें भी हम सबसे पहले अपना जो सेंटेंस है वही देखेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है वो देखेंगे। तो पी है हमारा, द पिक्चर स्क्यू कंट्री साइड रिफ्लेक्टिंग द एज्योर स्काई अबव द मेंडरिंग रिवर फ्लोड लेजली थ्रू। तो देखो ये जो क्यू है, सॉरी ये जो आर है, द मेंडरिंग रिवर, ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे रिवर की ही बात करी है और उसी के बारे में बताया गया है। तो ये जो मेंडरिंग रिवर है यही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए आर से शुरू होगा। तो क्यू से हो नहीं सकता, पी से भी नहीं होगा, हमारे पास ऑप्शन बच जाते हैं दो। तो सबसे पहले हमारा आर आएगा। अब मेंडरिंग रिवर जो है इसका हम सब्जेक्ट देखते हैं। तो ये जो मेंडरिंग रिवर है, अब रिवर क्या कर रही है, वो ऑब्वियसली बात है रिवर जो है वो फ्लो करेगी, है ना। और उसी के बाद दिया गया है फ्लोड लेजली थ्रू। और इसके बाद हमारा आएगा एस। तो आर के बाद एस सिर्फ ऑप्शन डी में है, मतलब फोर्थ में है, तो ये भी कट जाएगा। तो यही वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बिठा के भी देखते हैं, द मेंडरिंग रिवर फ्लोड लेजली थ्रू द पिक्चरस्क्यू कंट्री साइड। हाँ मतलब जो रिवर है, मेंडरिंग रिवर है, मेंडरिंग रिवर किसे बोलते हैं, जो इधर उधर रास्ते बना के जाती है, वो लेजली फ्लो होती है, किसके थ्रू, कंट्री साइड है उसके थ्रू, रिफ्लेक्टिंग द एजोर स्काई अबव। तो मतलब पानी में हमें स्काई दिखता है, वही इसमें बताया गया है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है, आर एस पी क्यू। और जो करेक्ट सेंटेंस है यही है कि द मेंडरिंग रिवर फ्लो लेजली थ्रू द पिक्चरस्क्यू कंट्री साइड रिफ्लेक्टिंग द एजोर स्काई अबव। तो ऑप्शन 4 आर एस पी क्यू। देन जो क्वेश्चन है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बना। देन जो क्वेश्चन है वो है 11th, और इसमें हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है उस इंसान के लिए फॉर अ पर्सन हु स्पीक्स एक्सेसिवली, जो बहुत ज़्यादा बोलता है। ये तो हमें पता है, सरकमस्पेक्ट नहीं होगा। टैसिटर्न का मतलब क्या होता है, जो बहुत कम बोलता है, साय जैसे हम बोल सकते हैं। रेटिसेंट का मतलब भी वही होता है, जो थोड़ा रिजर्व्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब बातचीत नहीं करता, उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन ए लोकेशियस, ये मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में भी बताया है कि लोकेशियस का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा बातों नहीं होता है, बहुत ज्यादा टॉकटेटिव होता है। तो ऑप्शन ए लोकेशियस। लोकेशियस मींस समवन हु टॉक्स अ लॉट और एक्सेसिवली, मतलब बहुत ज्यादा बात करता है या बहुत ज्यादा बोलता है जो बातों नहीं होता, उसको हम बोलते हैं लोकेशियस।
देन क्वेश्चन 12, इसमें भी हमें चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द ब्रैकेटेड फ्रेज, जो ब्रैकेटेड फ्रेज है उसमें। तो सबसे पहले हम वही देखते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड एंशिएंट लाइफ फॉर्म। तो फॉसिल्स और एंशिएंट जो लाइफ फॉर्म्स थी उनकी जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको पैलेंटियोलॉजी बोलते हैं? हाँ, पैलेंटियोलॉजी ही बोलते हैं। और मिनरलोजी स्टडी ऑफ मिनरल्स, आपको बस इतना याद रखना है, इसमें मिनरल्स लगा हुआ है तो मिनरल्स। फिर आर्कायोलॉजी, आर्कायोलॉजी किसे बोलते हैं? जो हिस्टोरियंस होते हैं वो पास्ट की स्टडी करते हैं, और जो ह्यूमन पास्ट होता है उसकी जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं आर्कायोलॉजी। और फोर्थ हमारा ऑप्शन है वो है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स किसको बोलते हैं? एंटोमोलॉजी को। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स इज नोन एज पैलेंटियोलॉजी। तो ऑप्शन ए पैलेंटियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स। देन क्वेश्चन 13 इज चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। हमें एक्टिव वॉइस में दिया गया है और इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो क्वेश्चन है, द अटॉर्नीज केयरफुली स्क्रूटनाइज द इंट्रिकेट लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिफोर फाइनल अप्रूवल यस्टरडे। तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा सिंपल पास्ट में है, यानी केयरफुली स्क्रूटनाइज, यहाँ पे V2 है इसलिए किसमें है? सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट एक्टिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस में क्या है? द अटॉर्नीज स्क्रूटिनाइज द कॉन्ट्रैक्ट। और पैसिव वॉइस का रूल क्या है? उसका रूल है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर प्लस V3। ये इसको पैसे बनाने के लिए यूज होगा और इसी रूल को हम अप्लाई करते हैं। तो एक्ट में हमारी द अटॉर्नीज स्क्रूटिनाइज द कॉन्ट्रैक्ट। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, तो इसका जो पैसिव सही बनेगा वो बनेगा द कॉन्ट्रैक्ट वाज केयरफुली स्क्रूटिनाइज्ड बाय। फिर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन स्क्रूटिनाइज्ड, ये नहीं होगा। द कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन स्क्रूटिनाइज्ड, ये नहीं होगा। हैड केयरफुली, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 होगा क्योंकि इसमें वॉज आया है। और वॉज क्यों आया? क्योंकि ये सिंगुलर है कॉन्ट्रैक्ट, तो द कॉन्ट्रैक्ट वॉज केयरफुली स्क्रूटिनाइज्ड। ऑप्शन 4 एक्टिव सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट में है, तो हमें पैसिव वॉइस इसकी यूज करनी पड़ेगी वॉज प्लस V3। तो जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो है वॉज केयरफुली स्क्रूटिनाइज्ड। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। हमें डायरेक्ट स्पीच बतानी है जो हमें सेंटेंस दिया गया है। ऑब्वियसली सेंटेंस पैसिव पैसिव इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, इसलिए हमें इसकी डायरेक्ट स्पीच बतानी है। माई फ्रेंड सेड दैट ही हैड बीन आस्क्ड टू कंप्लीट द टास्क बाय द नेक्स्ट डे। तो क्वेश्चन हमारा ये है, इसकी हमें बनानी है डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट, इसके लिए हमें एक दो रूल याद करने पड़ते हैं। देखो, डायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त दो चेंजेस होते हैं। एक तो जो इसमें प्रोनाउन होता है ना, ही वाला जो प्रोनाउन होता है वो आई वाले प्रोनाउन में चेंज हो जाता है। और फिर उसके बाद पास्ट टेंस जो है वो यूजुअली प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। हैड बीन आस्क्ड किस में हो जाता है? हैव बीन आस्क्ड में हो जाएगा। और जो नेक्स्ट डे है वो चेंज होकर किस में हो जाता है? टुमारो बन जाता है। तो इसकी जो करेक्ट डायरेक्ट स्पीच होगी वो हम क्वेश्चन देखते हैं, माई फ्रेंड सेड he had been asked to complete the task by tomorrow। तो पहला वाला नहीं होगा क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जो पास्ट टेंस है वो प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। तो हैड की जगह क्या आएगा? हैड की जगह हमारा आएगा हैव। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो हैड की जगह हमें देखना है हैव। तो आई हैव, और क्वेश्चन टू ऑप्शन 2 है, माई फ्रेंड सेड आई हैव बीन आस्किंग टू कंप्लीट द टास्क टुमारो। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हैव बीन के बाद आस्क्ड आएगा, मतलब V3 आएगी। तो ऑप्शन 2 जो है इसमें ING वाली है, तो ये नहीं होगी। फिर माई फ्रेंड सेड आई वॉज आस्क्ड टू कंप्लीट द टास्क बाय टुमारो, ये भी नहीं होगा, इसमें तो वॉज आ गया। तो ऑप्शन 4 यही हमारा करेक्ट होगा, जिसमें लिखा भी है माई फ्रेंड सेज आई हैव बीन आस्किंग टू कंप्लीट द टास्क बाय टुमारो। तो ऑप्शन ये जो है हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इनडायरेक्ट स्पीच यूजेस हैड बीन आस्क्ड। और डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस है वो द टेंस चेंजेस बैक एंड द प्रोनाउन बिकम्स आई। तो टेंस जो है वो वापस चेंज हो जाता है और जो प्रोनाउन है वो ही का क्या बन जाता है? आई। देन क्वेश्चन 15 चूज द करेक्ट फ्यूचर टेंस। अब इसमें फ्यूचर टेंस बताना है। बाय 2035, तो 2035 तक मैनी कोस्टल सिटीज इन इंडिया डैश सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस। तो क्या होगा? मतलब इसमें हमें फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताई है। तो बाय 2035 जो बहुत सारी कोस्टल सिटीज हैं उन इंडिया की, उसमें डैश सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएंगे। तो अब हमें पता है इसमें करेक्ट फ्यूचर टेंस कौन सा होगा। तो अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। विल बी इम्प्लेंट, विल बी इम्प्लीमेंटिंग, ये नहीं होगा।
विल इम्प्लीमेंट ये भी नहीं होगा, हैव इम्प्लीमेंटेड ये भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विल हैव इम्प्लीमेंटेड। तो बाय 2035 मैनी कोस्टल सिटीज इन इंडिया विल हैव इम्प्लीमेंटेड सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस। तो विल प्लस हैज या हैव प्लस V3। तो ऑप्शन 2 विल हैव इम्प्लीमेंटेड। और इसके जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा द फ्रेज बाय 2035 इंडिकेट्स कंप्लीशन बिफोर अ फ्यूचर टाइम, मतलब फ्यूचर टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। और इसलिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यहाँ पे यूज करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? विल प्लस है प्लस V3, इसको आप याद रखना। Then question 16, complete the sentence. The professor spoke dash ensuring each student grasped the underlying principles clearly today. तो जो प्रोफेसर था उसने इस तरीके से बोला, उसने इंश्योर किया कि जो हर बच्चा है वो अच्छे से जो आज का टॉपिक है या आज के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको अच्छे से समझ पाए और उसको क्लियर हो जाए। तो इसमें से क्या हो सकता है? क्या रेटिसेंटली? बिल्कुल नहीं। टेक्निकली भी नहीं होगा, एस्टोनिंगली भी नहीं होगा। इसका होगा डिडैक्टिकली। तो डिडैक्टिकली यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन 3 डिडैक्टिकली। डिडैक्टिक का मतलब होता है इस इंटेंट से टीच करना या पढ़ाना ताकि बच्चे उसको समझ जाएं। सो अ प्रोफेसर स्पीकिंग इन अ टीचिंग मैनर इज डिडैक्टिकली। देन क्वेश्चन 17, द मैनेजर प्रॉमिस्ड दैट ही वुड डैश द इशू बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग। मैनेजर ने प्रॉमिस किया कि वो उस इशू को जो अगली वाली मीटिंग होगी उससे पहले डैश कर देगा। तो क्या कर देगा? कोई भी इशू है उसको ऑब्वियसली हम रिजॉल्व करते हैं, उसको ठीक करते हैं ना, सॉल्व करते हैं उस जो भी इशू या प्रॉब्लम होती है। अब ऑप्शंस देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक और हमारे पास एरर है जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे देखो वुड लगा है, ही वुड लगा है। तो हमें पता है वुड जो है एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, कौन सी फॉर्म? वो होती है हमारी V1। तो यहाँ पे वुड है। अब हम V1 देखते हैं। तो ये जो रिजॉल्व्स है ये नहीं होगी क्योंकि इसमें एस लगा है। रिजॉल्विंग ये भी नहीं होगी ING फॉर्म। और ये परफेक्ट वाली भी नहीं होगी। यही होगी हमारी ऑप्शन 2 रिजॉल्व। मैनेजर ने प्रॉमिस किया कि वो अगली मीटिंग से पहले ही, क्योंकि मतलब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उससे पहले ही जो इशू है उसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो रिजॉल्व, और मैंने बताया था कि ये जो वुड है इसके बाद हम हमेशा बेस फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। तो बेस फॉर्म क्या होगी? वुड प्लस V1, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है इसलिए V1 यूज होता है। तो करेक्ट फॉर्म जो है वो ये होगी रिजॉल्व। देन क्वेश्चन 18, ऑल्दो मेजर फाइनेंशियल डिसीजन, इसमें भी हमें आर्टिकल ही बताना है। तो आप सबसे पहले देख लो कि कहाँ पे डेफिनेट है, कहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, कहाँ पे वोवेल। तो जो प्रेसिडेंट है इट इज डैश प्रेसिडेंट हु हैज बीन ग्रांटेड अथॉरिटी। तो जो प्रेसिडेंट है एक स्पेसिफिक इंसान है ना। तो जब स्पेसिफिक होता है हमारे लिए डेफिनेट होता है तो उसके लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? आर्टिकल द। फिर नेक्स्ट है हु हैज बीन ग्रांटेड अथॉरिटी टू इशू डैश अ फाइनल डायरेक्टिव। तो एक फाइनल डायरेक्टिव, क्योंकि इससे पहले डायरेक्टिव बहुत सारी ऑलरेडी हो चुकी हैं तो उसके लिए हम ए को यूज करेंगे। तो द के बाद ए, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए द प्लस ए। द प्रेसिडेंट रेफर्स टू स्पेसिफिक पर्सन, और एक फाइनल डायरेक्टिव जो है वो उस बस एक डायरेक्टिव है। एक डायरेक्टिव के लिए हम आर्टिकल ए यूज करते हैं। और क्योंकि पीछे बहुत सारी और ये स्पेसिफाई भी नहीं है इसलिए हम इसमें दा भी यूज नहीं करेंगे। Then question 19, complete the sentence. C dash explain the complex proposal ensuring every detail was clearly understood. उसने क्या किया? उसने एक कॉम्प्लेक्स प्रपोजल को एक्सप्लेन किया, ये इंश्योर करते हुए, ध्यान में रखते हुए कि जो भी डिटेल है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो क्रोनोलॉजिकली नहीं, ब्रीफली बिल्कुल भी नहीं, कॉस्टिकली नहीं, मेटिकुलसली। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? एकदम परफेक्ट तरीके से। आप याद रखना इस शब्द को क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है यही वाला शब्द। तो ऑप्शन 2 मेटिकुलसली। मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत वेरी केयरफुली विद ग्रेट अटेंशन टू डिटेल सिंस द एक्सप्लेनेशन एंश्योर्ड एवरी डिटेल वाज अंडरस्टूड, दिस वर्ड फिट्स बेस्ट। देन क्वेश्चन 20, ये हमें लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है सेंटेंस को। तो इसमें भी हम वही वाला अपना लॉजिक लगाएंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट वगैरह को देखेंगे, फिर उसकी वर्ब क्या है, फिर मतलब कौन सा आइडिया दे रही है। तो सेंटेंस में हम स्टार्टिंग यूजुअली कंप्लीट आइडिया से ही होती है, तभी हमें पता चलता है कि किसके बारे में बात करी जा रही है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो क्लियरली है कि द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज इज नॉट जस्ट अ मॉरल ऑब्लिगेशन।
तो जो कंजर्वेशन है इंडेंजर्ड स्पेसीज का जो खत्म होने वाली है, वो सिर्फ एक मॉरल ऑब्लिगेशन ही नहीं है बट लेकिन एक इकोलॉजिकल नेसेसिटी भी है। तो इसके बाद यही आएगा, तो पहला हमारा क्यू आएगा फिर एस आएगा। देखो क्यू एंड एस, अब हम आगे भी देखते हैं। बट एन इकोलॉजिकल नेसेसिटी, एक इकोलॉजिकल नेसेसिटी भी यानी जरूरत है। सिंस द एक्सटिंक्शन ऑफ, एक्सटेंशन के बाद ऑफ इवन अ सिंगल स्पेसीज कैन डिस्टर्ब एंटायर इकोसिस्टम, मतलब कि अगर एक भी जो सिंगल स्पेसीज है वो अगर विलुप्त हो जाती है यानी एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो वो पूरा डिस्टर्ब कर देती है पूरे इकोसिस्टम का। एंड थ्रेटन बायोडाइवर्सिटी ऑन अ ग्लोबल स्केल, और फिर उसके बाद वो थ्रेट कर देती है बायोडाइवर्सिटी को ग्लोबल स्केल पे। तो ऑप्शन 2 ही हमारे यहाँ पे लॉजिक है और लॉजिकल है और यही हमारा करेक्ट होगा। तो QSRP, ऑप्शन 2 QSRP, और करेक्ट सेंटेंस ये है, आप इसको पढ़ लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस और करवाऊंगा जो कि अभी रिसेंट में पेपर्स हुए उसके क्वेश्चंस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप कमेंट में अपनी फीडबैक दे सकते हो, और हो सके तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।